हेलो गाइस। सुप्रीम मार्शल आर्ट के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मुरोंग घर के अंदर युवांशु का इंतजार करते करते बोलती है, ये तो एक मास्टर है और ये मेरे लिए लोगों को मार रहा है। उसी समय युवांशु दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए बोलता है, मालकिन क्या आप ठीक हो? मुरोंग वहीं पर टेबल में बैठे बैठे बोलते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। अब से तुम मुझे बस मुरोंग बुलाओ, ना कि मालकिन, और तुम्हारा मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो बस अफवाहों में सुना था कि कोई मास्टर कितना ताकतवर हो सकता है, लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता कि मैं आज तुम जैसे मास्टर से मिली। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हारा कितना बड़ा है? युवांशु उसकी बातों को चुपचाप सुनते हुए सोचता है, कितना बड़ा? और फिर उससे बोलता है, तुम मुझसे ये सब कैसे पूछ सकती हो इतनी आसानी से? मुरोंग शर्माते हुए उससे बोलती है, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में कितने बड़े हो, तुम कितने पावरफुल हो। मैं ये सब जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। इसकी बातों को सुनकर युवांशु बोलता है, ओह ठीक है, चलो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ बताता हूँ। मार्शल आर्ट के स्किल लेवल को कई सारे ग्रेड में डिवाइड किया गया है। इसमें से पहला होता है बिगिनर, फिर वेटरन, एक्सपर्ट, मास्टर और अनसेशन। ये सारे टोटल 5 ग्रेड्स होते हैं। जैसा कि तुम्हें पता है, हमारे ये किंग्स वन कंट्री मार्शल आर्ट के लिए बहुत ही खास है। बिगिनर किसी ताकतवर नॉर्मल इंसान को भी आसानी से डिफीट कर सकते हैं। दूसरा होता है वेटरन, जिसके पास की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल होता है और ये ट्रू मार्शल आर्टिस्ट के रूप में कंसिडर किए जाते हैं और ये किसी बिगिनर को आसानी से डिफीट कर सकते हैं। तीसरे होते हैं एक्सपर्ट्स, जो कि अपनी बॉडी को अवेकन करते हैं और वे ऑरा को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी कारण से इनका स्किल बहुत ही टेरिफाइंग होता है। चौथे होते हैं मास्टर्स, इनके बारे में तो पूरी दुनिया अच्छे से जानती है और फिर मैं भी एक मास्टर लेवल का बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मतलब कि सबसे ज्यादा बेस्ट। तुमने तो ये भी कहा ना, इसके ऊपर एनसेशन ग्रेड होता है, और इसके बारे में क्या? युवांशु बोलता है, एनसेशन ये एक लेजेंडरी मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने के मास्टर के लेवल को पहले ही सरपास कर लिया होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी व्यक्ति नहीं है। मुरोंग इसकी बातों को सुनकर बोलते, तो तुम तो इसका मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो ना? तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो तुम्हारी मॉम? युवांशु इसकी बातों को सुनकर बोलता है, मेरी मॉम? तभी मुरोंग बोलते है, मेरा कहने का ये मतलब है कि क्या तुम्हारी फैमिली जानती है कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम अकेले इधर उधर ट्रैवल क्यों करते हो? युवांशु इसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है, मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, इसीलिए मैं अकेले इधर उधर ट्रैवल करता हूँ। तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए मैं 5 साल पहले हुए पैलेस के खिलाफ युद्ध से शुरू करता हूँ। 5 साल पहले प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट ने टीम अप करके पैलेस के खिलाफ फाइट किया। कुछ मार्शल आर्टिस्ट एक केव में ट्रैप हो गए थे। पैलेस ने उस समय हम पर पॉइजनस ग्रेनेड को छोड़ दिया था। लकीली मैं तो वहां से जैसे तैसे बचकर बाहर आ गया था, लेकिन मैंने अपनी आधी मेमोरी को पॉइजन के कारण खो दिया। मुझे ये भी याद नहीं कि हम पैलेस के खिलाफ फाइट क्यों कर रहे थे। मैं उन लोगों को भी याद नहीं कर सकता जिनके साथ की मिलकर मैंने उस समय फाइट किया था। मैंने अलग अलग जगहों पर घूमकर इन सब के बारे में पता करने का कोशिश किया, लेकिन मेमोरी लॉस होने के कारण मैंने गिव अप कर दिया। मैंने 3 साल पहले ये डिसाइड किया कि मैं खुद के पावर्स को हाइड करके एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीऊंगा। इसके बाद मुरोंग बोलते हैं, इसीलिए तुम ग्रीन बुल टाउन में आ गए और मुझसे जगह को रेंट में लिया, साथ ही ओस्मंथस केक को बेचने में मेरी मदद भी की। ये सब बस एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए। तुम टाउन में हमेशा ही बुली होने के बाद भी शांत रहते थे और सोंग फैमिली ने तुम्हें मेरी वजह से ह्यूमिलेट किया। इन सब के लिए मुझे सच में माफ कर देना। युवांशु बोलता है, कोई बात नहीं, ये सब तो किस्मत का खेल है। मैं किसी कमजोर लड़की को किसी से बुली होते हुए नहीं देख सकता, स्पेशली वो लड़की जिसकी मैं परवाह करता हूँ। इसकी बातों को सुनकर मुरोंग वहाँ से शर्मा कर भागने लगती है और बोलते, मैं अभी के लिए यहाँ से जा रही हूँ। तुमने आज कुछ नहीं बेचा, इसलिए वहीं पर भूखे बैठे रहो। युवांशु इसकी बातों को सुनकर बोलता है, क्या भूखा? इम्पॉसिबल। मैंने ये भी सुना है कि मिस्टर लियो का घर बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। मुझे वहाँ पर जाके एक बार देख लेना चाहिए, शायद मुझे वहाँ से कुछ फायदा हो जाए। नेक्स्ट सीन हमारा मिस्टर लियो के घर का होता है, जहाँ एक बंदा बोलता है, हमने बुल टाउन से कई सारे लोगों को हायर किया, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मास्टर यांगबाओ, मुझे अपनी बेटी के लिए आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। ये जो सफेद कपड़ों वाला है वही मास्टर यांगबाओ है। वो बोलता है, ये इतना भी कोई बड़ी बात नहीं थी, मेरे पास बस फ्लैश व्हिप के 3 मार्क्स थे। मैं आपके बेटी के सेफ्टी को इंश्योर कर सकता हूँ, लेकिन रिफाइनिंग के लिए थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा, समझ रहे हो ना आप? मिस्टर लियो उसे एक बॉक्स देते हुए बोलता है, मास्टर यांग, इस बक्से में थोड़े से पैसे और गहने हैं, उम्मीद करता हूँ आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। मास्टर यांग उस गहनों और पैसों से भरे डब्बे को लेते हुए बोलता है, तुम बोल रहे हो तो मैं इसे ले लेता हूँ। वो उसे 3 तालिस्मान दिखाते हुए बोलता है, ये सब फ्लैश व्हिप के 3 मार्क्स हैं। पहला होता है लूरिंग मार्क, इसका यूज भूतों को अट्रैक्ट करके बॉडी को पोजेस करने के लिए होता है। दूसरा होता है विप मार्क, इसका यूज एक कोड़ा बनाकर भूतों को पकड़ने के लिए होता है।
तीसरा है एग्जोर्सिज्म मार्क। इसका यूज भूत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए होता है। ये 3 मार्क आपको भूतों से पूरी तरह बचने में मदद करेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मिस्टर लियू उसे जाते हुए देख बोलता है, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर यांग। और वो वहीं पर खड़े एक बंदे को बोलता है, मेहमान को बाहर तक छोड़ दो। उसी समय वहाँ पर मिस्टर लियू की पत्नी आती है और वो बोलती है, पतिदेव क्या आपको सच में इस बूढ़े के बातों पर यकीन है? यहाँ पर कई सारे ऐसे भी स्कैमर्स होते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये बात सुनकर मिस्टर लियू लंबी सांस छोड़ते हुए बोलता है, हम और कर भी क्या सकते हैं? हमें इसे एक बार ट्राई करके देख लेना चाहिए। हमें इस बीमारी के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पैसे के बारे में। पैसे तो आते जाते रहते हैं। उसी समय उस कमरे का दरवाजा एक बंदा हड़बड़ी में खोलता है और बोलता है, मास्टर यहाँ पर और एक बंदा है जो कि लेडी की बीमारी को क्योर करने आया है। इसकी बातों को सुनकर मिस्टर लियू बोलता है, जल्दी से उसे अंदर भेजो। वहाँ पर हमारा युवांशु होता है। वो गार्ड उससे बोलते, सर प्लीज इधर आइए। युवांशु को देख मिस्टर लियू की पत्नी बोलती है, ये लड़का तो बड़ा ही जवान लग रहा है। ये तो किसी प्रिस्ट के जैसा भी नहीं दिख रहा और इसने किसी मार्शल आर्टिस्ट के जैसे भी ड्रेस नहीं पहना है। क्या ये कोई डॉक्टर हो सकता है? मिस्टर लियू तभी युवांशु से बोलता है, चलो मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। युवांशु एक कॉपर के सिक्के को बाहर निकालते हुए बोलता है, इसे ध्यान से देखो। फिर वो उस सिक्के को एक दीवार में फेंक देता है, जिसके कारण के उस दीवार में भी कई सारे क्रैक हो जाते हैं। मिस्टर लियू की पत्नी बहुत ज्यादा शौक हो जाते और बोलते, हे भगवान यहाँ क्या हुआ? मिस्टर लियू तभी ताली बजाते हुए बोलता है, मुझे पता नहीं था कि हमारे बुल टाउन में भी कोई मार्शल आर्टिस्ट है। प्लीज यहाँ पर आके बैठिए। युवांशु बोलता है, हमें टाइम वेस्ट करने का कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए पहले जाकर आपकी बेटी को देख लेते हैं, मुझे कुछ पैसे भी कमाने हैं। तभी मिस्टर लियू बोलता है, मिस्टर युवान मुझे फॉलो करिए, मैं आपको वहाँ तक ले जाता हूँ। फिर हमें मिस्टर लियू की बेटी को दिखाया जाता है, जिसे की रस्सियों से बांधा होता है और वो अपनी नौकरानियों से बोलता है, मुझे यहाँ से जाने दो। उसे ऐसे चिल्लाते हुए देख वहीं पर खड़ी वो दोनों लड़कियां बोलती है, मिस्ट्रेस अभी फिर से पागल होने वाली है। दूसरी वाली लड़की बोलती है, ये सब बहुत बुरा है। तभी मिस्टर लियू की लड़की जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगती है, आदमी, मुझे आदमी चाहिए, जल्दी से मुझे कोई आदमी ला कर दो। तभी वो दोनों नौकरानियां उसे शांत कराते हुए बोलती है, लेडी प्लीज थोड़ी देर सब्र रखिए, इससे पहले जो बूढ़ा आदमी था वो और एक राउंड नहीं कर सकता। आपके पापा आपके लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढ रहे हैं। उसी समय उस कमरे का दरवाजा खुलता है और वहाँ से मिस्टर लियू और युवांशु आते हैं। मिस्टर लियू आते ही उन दोनों नौकरानियों से पूछता है, लेडी आप कैसी है? वो दोनों लड़कियां युवांशु को देखकर बोलती है, क्या ये वही आदमी है जिसे क्या आपने लेडी के लिए ढूंढा है? फिर उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की मिस्टर लियू को बाहर निकाल देती है और फिर दूसरी लड़की जल्दी से युवांशु को अपनी ओर खींचते हुए बोलती है, ओए जल्दी से इधर आओ, जल्दी से अपने कपड़े उतारो, हमारी लेडी अब और ज्यादा खुद को नहीं रोक सकती। साथ ही साथ वो युवांशु के कपड़े भी उतारने लगती है। युवांशु कुछ समझ नहीं पाता और फिर अपने मन में सोचता है, ये सब यहाँ क्या चल रहा है? ये लड़की मेरा कपड़ा क्यों उतार रही है? इसी के साथ हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना।